Hello everyone, this is chapter 5th, class 8th, history, and the name of the chapter is When People Rebel, 1857 and after. यानी इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि 1857 में जब देश आज़ाद नहीं था तो उस समय ऐसी क्या चीज़ें हुई अंग्रेज़ों के साथ, ऐसा क्या भारतीय लोगों का क्या वो था कि अंग्रेज़ उनके खिलाफ हो गए, उनको पूरी तरह से भारत से हटाना चाहते थे। तो इस 1857 की क्रांति बहुत ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, तात्या टोपे के बारे में सुना होगा, यानी कितने सारे ऐसे लोग थे जो देश के लिए जिन्होंने 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट किया। यानी अगर हम इसको कहें कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी अगर उस समय पूरा देश अगर इकट्ठा होता तो हमारा देश उसी समय आज़ाद हो गया होता। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि किन किन लोगों ने किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए और वो कैसे सफल हुए या नहीं हुए, असफल हुआ तो ये आंदोलन क्यों असफल हुआ, ऐसे कौन कौन से रीजन थे। पॉलिसीज एंड पीपल, पॉलिसीज होती हैं नीतियाँ। In the previous chapters, you looked at the policies of East India Company and the effect they had on different people. पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी उनका भारतीय लोगों पर क्या असर हुआ। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। ये नहीं था कि कोई एक समुदाय अंग्रेज़ों की पॉलिसीज से, अंग्रेज़ों की नीतियों से प्रभावित था, बल्कि सभी के सभी उन नीतियों से प्रभावित थे। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments. अब अंग्रेज़ों की नीतियाँ ऐसी थी, ऐसी विरोधी नीतियाँ उनकी थी कि उनके जो नीतियाँ उन्होंने बनाई थी वो पूरी तरह से भारतीयों के खिलाफ थी। नवाब लॉस्ट देयर पावर, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे, वो उनका शासन होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आए तो उनके शासन पर भी खतरा मंडराने लगा। Since the mid-18th century, नवाब एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। अब उन्होंने देखा कि मिड 18th सेंचुरी में राजाओं को ये महसूस हुआ, नवाब को महसूस हुआ कि उनकी पावर है वो तो ख़त्म होती जा रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ओनर, वो तो अपने अथॉरिटी है, उनका ओनर है, उनका सम्मान है, वो भी ख़त्म हो रहा है उनका। तो रेजिडेंट्स हैड बीन stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenue and territories taken away by stages. अब जो राजाओं के पास जो अधिकार थे वो सब उनसे छीन लिए गए, उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई, यानी वो जो टैक्स वगैरह लेते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम करते थे, वो भी उनसे छीन लिया गया। Many ruling families try to negotiate विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत सारी फैमिलीज थी जो रूल करती थी, उन्होंने अंग्रेज का विरोध भी किया। बट फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जिस तरह से हम रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उसके अडॉप्टेड सन को राजा बना दिया जाए उसके हस्बैंड की डेथ के बाद। नाना साहब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. अब पेशवा बाजीराव की बात हम देखते हैं कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई, जहाँ इनका मायका था वहाँ से इनको ये अपना भाई मानती थी और मानती थी कि उनके जो नाना साहब थे वो कहते थे कि उसके पिता की मृत्यु के बाद जो उसकी पेंशन है वो उसको दे दी जाए, क्योंकि जो नाना साहब थे वो खुद ही क्या थे, एक गोद लिए हुए पुत्र थे वो। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लीज, लेकिन कंट्री ने इन चीज़ों को मानने से पूरी तरह से मना कर दिया। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड, आखिर में जो था अवध को उसका एनेक्स्ड किया गया। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध, एक सब्सिडरी संधि होती थी ये, वो संधि उन सभी पर लाद दी गई। एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर,
Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो टेरिटरी पर जो रूल हो रहा है वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको अंग्रेज़ों के कंट्रोल में लेना जरूरी है। द कंपनी एवर बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। द कंपनी इवन बिगेन, अब कंपनी थी जो अंग्रेज़ थे वो पूरी तरह से प्लान कर रहे थे कि किस तरह से ये जो मुग़ल डायनेस्टी है इसको अंत करना। अब मुग़लों के बारे में हम देखते हैं, हुमायूं बाबर के समय से लेकर जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र थे, लेकिन बहादुर शाह जफ़र एक बहुत ही कमज़ोर शासक हुए हैं। औरंगज़ेब से के बाद बहादुर शाह जफ़र हुए। औरंगज़ेब तो बड़े ताकतवर सम्राट थे, राजा थे, मुग़ल एम्परर थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो पतन की ओर चल पड़ी। और जो बहादुर शाह जफ़र का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक कमज़ोर शासक थे। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि ये तो कमज़ोर सा शासक है, क्यों ना हम इसको भी अपने अंदर मिला लें। द नेम ऑफ द मुग़ल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो मुग़ल एम्परर के समय में जो सिक्के चल रहे थे उनके सिक्कों पर से भी मुग़लों का नाम हटा दिया गया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside it. अब बहादुर शाह जफ़र कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उनके पूरी फैमिली को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं उनको रखा जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death none of his descendants would be recognized as king, they would just be called princes. अब एक और यहाँ पर नाम आया है कैनिंग, गवर्नर जनरल। ऊपर हमने डलहौजी देखे थे, नीचे कैनिंग है, इनको अंडरलाइन करके वो शॉर्ट क्वेश्चंस आप इनके बना सकते हैं। तो कैनिंग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद यानी बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उनके किसी भी बेटे को शासक नहीं माना जाएगा, वो जस्ट एक प्रिंस के नाम से जाने जाएंगे। द पीजेंट्स एंड द सिपोइस। अब जो पीजेंट्स थे, जो सिपोइस थे, पीजेंट्स यानी जो किसान थे, सिपाही थे, सिपाही भी हमारे ही थे, हमारे ही लोग, हमारे ही देश के लोग अंग्रेजी सेना में काम करते थे। अब पीजेंट्स थे, सिपाही थे, वो भी अंग्रेजों के विरोध में हो गए। वो क्यों हुए उनके विरोध में? इन द कंट्री साइड पीजेंट्स से जमींदार resented and high taxes and the rigid methods of revenue collection। अब जो किसान थे, ज़मीन भी उन्हीं की, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता था, इसलिए और उन पर भारी भरकम टैक्स अंग्रेज़ों की तरफ से लगा दिया गया, इसलिए वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands and that had tilled for a generation। अब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फेल थे, किसान थे, जो अपना लोन, वो पहले तो बेचारे मनी लेंडर से पैसा लेते थे, उधार लेते थे और उससे फिर वो बीज खाद वगैरह खरीदते, लेकिन और उनको जो बचत होती वो टैक्सेस के रूप में चली जाती। तो बहुत सारे किसान अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। द इंडियन सिपोइस इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर ए डिसकंटेंट। अब जो सिपाही थे उनके पास भी रीज़न था। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, उनको जो सैलरी मिलती थी वो उनके लिए सफिशेंट नहीं थी। अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, और सर्विस के ऊपर जो कंडीशन लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा वो भी उन्हें मान्य नहीं थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोरएवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ्स। कुछ ऐसे भी सिपाही थे जो ये सोचते थे कि ये तो उनके धर्म के खिलाफ है। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would be lost their religion and caste। बहुत सारे हिंदू धर्म में ऐसे लोग थे कि वो समझते थे कि अगर वो समुद्र पार चले गए लड़ने के लिए तो उनका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और अंग्रेज उनको उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति, उस समय हम कहें कि युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर भेजने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि जो अगर वो युद्ध करने के लिए समुद्र पार जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company। जब उनको कहा गया कि उन्होंने बर्मा जाना है, सी रूट को क्रॉस करना है, अंग्रेज़ों के लिए लड़ना है, they refused to follow the order, उन्होंने मना कर दिया। they thought they agreed
टू गो बाय द लैंड रूट, उन्होंने कहा कि हम तो धरती के रास्ते से जाएंगे, पैदल जाएंगे। देवर सिवियरली पनिश्ड, उनको सजा दी गई। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, लेकिन ये इशू वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इन 1856 द कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति भर्ती में शामिल होगा, अंग्रेज़ों की फ़ौज में शामिल होगा, उसको हर तरह के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages, so the anger of the peasants quickly spread among the सिपाही। अब ये नहीं था कि उसके एंगर को यहीं पर रोक के रख दिया जाए, क्योंकि जो बहुत सारे सिपाही थे वो किसान भी थे, तो किसान होने के नाते उनकी जो ये बातें थी ये उनके गांव तक पहुंच रही थी, जिसके कारण से जो गांव का माहौल भी था वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया था। आई थिंक दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू।